ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी एपिसोड 3। यह सच है कि उन्होंने अपनी उम्र एक दूसरे को सही बताई थी। गलत बयानी के कई खतरे थे। फिर रुचि पिछले 3 साल से 39 की पायदान पर ठिठकी खड़ी थी। वह खुद अपने छद्म से बाहर आना चाहती थी। सर्वेश ने बताया वह 50 प्लस का है। उसने नहीं सोचा था कि इस उम्र पर आकर उसे कोई इतना अच्छा लगने लगेगा कि उससे मिलने वह मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएगा। रुचि ने बताया कि वह 40 की है, न प्लस न माइनस। उसने तय किया था कि अब कभी शादी के विषय में सोचेगी भी नहीं। एक बार का काटा 2 बार सोचता है, उस गली जाऊं न जाऊं। विवाह और पति, इन 2 शब्दों से उसे आज भी झुरझुरी हो जाती थी। उसने यह नहीं बताया कि पहली शादी से उसे एक बेटा भी है, गगन, जो आज भी उसकी जी का जंजाल बना हुआ है। वह उसके साथ नहीं रहता, लेकिन उसका भावात्मक और आर्थिक शोषण करने से बाज नहीं आता। पिता पुत्र कहने को साथ रहते हैं, लेकिन आलम यह है कि हफ्ते में 4 दिन पिता लापता रहता है तो 3 दिन पुत्र। रुचि के पति प्रभाकर शर्मा ने दूसरी शादी नहीं की। उसके लिए पहली शादी का भी सीमित महत्व था। उसके जीवन में शादी का मतलब शरीर था, जो वह कहीं भी जाकर प्राप्त कर लेता। गगन बचपन से ही उद्दंड था। किसी का कहना ना मानना, उल्टे जवाब देना, दोस्तों से मारपीट करना और झूठ बोलना उसने 5 साल की उम्र में ही शुरू कर दिए थे। एक कक्षा में वह 2 साल पढ़कर किसी तरह पास होता। जब रुचि उसे काबू में करने की कोशिश करती, प्रभाकर उसे डांट देता। इसकी जान लेना चाहती हो? धीरे धीरे यह नौबत आ गई कि गगन पूरी तरह से पापास बॉय बन गया। माँ की हर सीख उसे बुरी लगती। हालात से तंग आकर रुचि ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया। तब उसके माता पिता जीवित थे। उन्होंने समझाया, बेटे को यहीं ले आ, लेकिन रुचि नहीं मानी। उसने कहा, प्रभाकर का दिया हुआ कुछ भी मुझे मंजूर नहीं, बच्चा भी नहीं। समझ लो कि मेरी शादी कभी हुई ही नहीं। कुछ वर्ष तनाव और तनातनी में गुजरे। प्रभाकर के बड़े भाई दिनकर ने आकर समझाने की कोशिश की। प्रभाकर दिल का अच्छा है, जुबान का तेज है। तुम धीरे धीरे रास्ते पा लोगी तो वह बदल जाएगा। भाई साहब को रुचि क्या बौरे बताती कि जब प्रभाकर को प्रचंड क्रोध चढ़ता है, वह झाड़ू चाकू डंडे किसी भी चीज़ से उस पर प्रहार करता है कि पड़ोस की कितनी लड़कियों से छेड़खानी के जुर्म में वह पिट चुका है। कुकर्म वह करता, शर्मिंदगी रुचि को झेलनी पड़ती। इससे आगे की कहानी रुचि ने अपने संकल्प और हौसले से लिखी। जोगेश्वरी की तंग गलियों से चलकर वह क चैनल और म चैनल की सितारा शेफ बन गई। उसने लगातार अपने हुनर को निखारा। अखबारों ने सिर्फ उसके कारण अपने पृष्ठों पर व्यंजन कॉलम देना शुरू किया। अखबारों में व्यंजनों के साथ उसकी रंगीन मोहक तस्वीर छपती, गोया एक नहीं 2-2 व्यंजनों की होम डिलीवरी हो रही हो। इन सब बातों से रुचि का अहम तुष्ट होता। निजी चोटें कुछ कम टीसती। गगन के दिए आर्थिक धचकों से बचने के लिए उसने कुछ अन्य बैंकों में अपना खाता खोल लिया था, लेकिन गगन उसे ऐसे मौलिक बहाने टिकाता कि उसे रुपये भेजने ही पड़ते। कभी फ़ोन पर कहता कि उसकी स्कूटी से कॉलोनी का एक बच्चा घायल हो गया है, उसके माँ बाप इलाज के लिए 20,000 रुपये मांग रहे हैं। कभी वह घबराया हुआ फ़ोन करता कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी बाईपास सर्जरी के लिए 2 लाख रुपये तुरंत भेजो। जितनी राशि वह मांगता, रुचि उसकी आधी पौनी ही भेजती, पर उसकी तबीयत तिनतिना उठती। उसे लगता बेटा उसे सिर्फ एटीएम समझता है। रुचि के जीवन में कामयाबी अपनी जगह थी और कश्मकश अपनी जगह। उसने ऐसा कौशल विकसित कर लिया था कि एक को दूसरे की पकड़ में न आने देती। उसकी सहेलियां भी उसकी कामयाबी से विस्मित चमत्कृत थीं। उसकी सखी जिज्ञासा सिंह, जिसे सब जिंक्स कहते, रुचि को गुदगुदाती, कितनी लकी हो तुम, उम्र का कोई असर तुम्हारे काम पर नहीं पड़ता।
मेरे पेशे में तो 30 की होते ही बाहर का दरवाज़ा देखना पड़ता है। जिज्ञासा मॉडल थी और अब तक 45 लाइव शो कर चुकी थी। कई बार कैलेंडर, टेबल डायरी, कॉफ़ी टेबल बुक आदि के मुख्य पृष्ठों पर उसकी छवि आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही फैशन जगत में खबर उड़ी कि वह 30+ की हो चुकी है, उसे फ़ोटो सत्र के प्रस्ताव आने कम हो गए। लाइव शो का तो सवाल ही खत्म था। आजकल वह 2 अन्य भूतपूर्व मॉडलों के साथ मिलकर एक फैशन प्रशिक्षण संस्था खोलने की दिशा में प्रयासरत थी। इसी तरह दामिनी पिल्लाई का कहना था, हम लोग 2 साल में 1 साल आगे बढ़े, उम्र अपना काम शुरू कर देती है। हर नर्तकी सितारा देवी नहीं होती जो 70 साल की उम्र में 17 घंटे बिना थके रुके नाचती चली जाए। कितने ही ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें करने के लिए कमर मुड़ती ही नहीं। दामिनी को भी रुचि से रश्क होता। सबसे भाग्यवान तुम हो, अखबार तुम्हारी 5 साल पहले की तस्वीर के साथ तुम्हारा कॉलम छापता है। भगवान ने तुम्हें हल्का बदन और ऐसा उम्रचोर चेहरा दिया है कि कई साल तुम टीवी पर चमकती रहोगी। रुचि को इसका एहसास था कि अंततः उसे करचुल छोड़ कलम का सहारा लेना पड़ेगा। वह लाइव शो से दूर हो जाने पर भी अखबारों और पत्रिकाओं में व्यंजन आलेखों से जीवित रहेगी। हुनर के इलाके में गायक, संगीतकार और लेखक सबसे लंबी पारी खेलते हैं। जहां क्रिकेट के मैदान में 40 साल बहुत पकी उम्र समझी जाती है, फैशन की दुनिया में 40 का होना जुर्म के बराबर है। वहाँ व्यंजन विशेषज्ञ का 40 वर्षीय होना कोई हादसा नहीं, हकीकत है। उसे अनुभव की हांडी में तपा हुआ एक्सपर्ट माना जाता है। उसे व्यंजन प्रतियोगिताओं में निर्णायक बनाया जाता है। उसके हवाले से कोई मामूली मसाला व्यवसायी मसाला सम्राट बन सकता है। गृह विज्ञान प्रशिक्षण संस्थानों में उसके योगदान पर विशेष व्याख्यान रखे जाते हैं। गरज यह कि उसके नाम का डंका पिटता रहता है। एक दिन जिज्ञासा और दामिनी बिना खबर किए सुबह सुबह उसके घर आ धमकी। यह इतवार था, फुर्सत और आलस की गुंजाइश से भरा हुआ दिन। रुचि अभी अलसाई हुई बिस्तर में पड़ी थी। दोनों सखियां उसके ऊपर लद गई। 9 बजे तक तुम किसके सपनों में खोई हुई हो? उठो, बढ़िया सा नाश्ता बनाओ, बड़ी भूख लगी है। रुचि ने एक मोटी सी फाइल और मोबाइल उनकी तरफ सरकाए और कहा, यह मेरी किचन है। इसमें ताज से लेकर रेडिसन तक सबके मेन्यू और नंबर हैं। जो चाहो मांग लो। क्यों अपने करियर का कबाड़ा कर रही हो? ये सब तो हम रोज़ खाती हैं। अगर हम किसी को बताएंगे कि रुचि की रसोई में खाने के नाम पर केवल होटलों के फ़ोन नंबर हैं तो तुम्हारी क्या इज्जत होगी? ले, भाषण बंद करो, कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। छी, जिज्ञासा ने मुंह बंद किया। मैं तो बीमारी में भी कभी कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाती। भूखा मरना मंजूर है पर कॉर्नफ्लेक्स एकदम नहीं। दामिनी ने कहा, इसे सोने दो, इसकी रसोई में ढूंढते हैं। अगर सूजी होगी तो मैं उपमा बनाती हूँ। दोनों लड़कियाँ रसोई में चली गई। रुचि अभी उठने का मन बना रही थी कि फ़ोन पर फ्लैश हुआ संदेश, 15 मिनट में सीसीडी पहुँचो। रुचि का सारा आलस उड़नछू हो गया। यह सर्वेश नारंग था और उसका यह संदेश रविवार को पुरस्कार बना रहा था। रुचि ने तुरंत बिस्तर छोड़ा, तैयार हुई और सहेलियों को आवाज़ लगाई, कहाँ परेशान हो रही हो, चलो सीसीडी चलते हैं। कैफ़े कॉफ़ी डे के लिए यह इन सब का कोड वर्ड था। जिज्ञासा और दामिनी को भी राहत मिली। रुचि की रसोई में मसालों के सीलबंद डब्बे, रिफाइंड तेल और डिब्बाबंद आहार के सिवा और कोई खाद्य सामग्री नहीं थी। फ्रिज की तलाशी लेने पर भी कुछ दिलचस्प सामान हाथ न लगा। फ्रिज में बस पानी, दूध, जूस, डबल रोटी और मक्खन रखा था। बर्फ़ की ट्रे देखकर लगता था महीनों से फ्रिज साफ नहीं किया गया है। लानत है, इतनी मशहूर शेफ रुचि शर्मा के फ्रिज और किचन की यह हालत। लानत है, इतनी मशहूर शेफ रुचि शर्मा के फ्रिज और किचन की यह हालत, जिज्ञासा ने कहा। रुचि ने उसकी पीठ पर थप्पड़ जमाया। घर में मैं कुकरी शो नहीं चलाती, समझी? दामिनी ने कहा, हाँ, कैमरे का फोकस हो तो तुम किचन में जाओ, वरना सीसीडी ही आसरा है।
बेवकूफ़ लड़कियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम हिंदुस्तानी औरत की गुलामी की नींव रसोई घर में ही पड़ती है। कुनबे भर का खाना बनाने पर पड़ती है, सिर्फ अपना या दोस्तों का बनाने पर नहीं। जो भी हो, इस गुलामी का चस्का बड़ी जल्द पड़ जाता है। सीसीडी आज सुस्त था। रविवार का लद्दड़पन वेटरों की चाल ढाल में झलक रहा था। केवल मेज़ें घिरी हुई थी। लड़कियों ने चीज़, बर्गर और पिज़्ज़ा मंगवाया। सीसीडी का मैनेजर अभिवादन करने उनकी मेज़ तक आया। उसने रुचि की ओर विशेष ध्यान दिया। मैम, आप कैसी हैं? हम आपके लायक नाश्ता बनाने का पूरा यत्न करेंगे, पर आप खुद हमारे शेफ से बात कर लें तो अच्छा हो। रुचि ने उठने में कोई रुचि नहीं ली, बस मुस्कुरा दी। सब उसे पहचान रहे थे। सीसीडी में उसका कार्यक्रम सब देखते थे। उनकी मेज़ पर नाश्ता विशिष्ट अंदाज में पेश हुआ। हर प्लेट में पहले सुर्ख गुलाब का फूल लाया गया। जब फूल उन्होंने उठा लिया, तब प्लेटों में फल सजाए गए। नाश्ता भी विशेष ध्यान देकर सर्व किया गया। गेस्ट मैनेजर बार बार पूछता रहा कि वे और क्या लेना पसंद करेंगी। जिज्ञासा और दामिनी प्रसन्न और विस्मित थी। उन्होंने कहा, अब से हर इतवार तुम्हारे साथ ही यहाँ आया करेंगे। तभी मुख्य दरवाज़ा खुला और सर्वेश नारंग अंदर दाखिल हुआ। रुचि को देख उसका चेहरा खिल गया, लेकिन तत्काल उसकी नज़र अन्य दो लड़कियों पर पड़ी और वह संभल गया। थोड़ा आगे जाकर वह एक अलग मेज़ पर बैठ गया। रुचि ने उसे इशारा किया। वह निर्विकार अपनी जगह पर जमा रहा। सहेलियों से इजाज़त लेकर रुचि उसकी मेज़ तक आई। मेरी दोस्त आई हुई हैं, चलिए आपको मिलवाऊं, सर्वेश ने कहा। क्यों मेरा इतवार बर्बाद करने पर आमादा हो। तब तक जिज्ञासा और दामिनी वहीं आ गई। रुचि ने उन दोनों का परिचय सर्वेश से कराया। सर्वेश ने गहरी भेदक नज़र उन पर डालकर हेलो के आगे एक भी शब्द न कहा। असमंजस और मौन का एक अंतराल आया। जिज्ञासा रुचि से मुखातिब हुई। थैंक यू फॉर द लवली ब्रेकफास्ट, मैं जाऊंगी अब, दामिनी ने कहा। मेरी तो आज ड्रेस रिहर्सल है कल के शो की, मुझे जाना ही पड़ेगा। रुचि ने झूठे को भी सहेलियों को नहीं रोका। यह बात दोनों लड़कियों को अखर गई। उनके जाने के बाद माहौल अलग किस्म का हुआ। उन दोनों ने अपनी मेज़ बदली। इतवारों को उनके बैठने का एक खास कोना था। वेटर जानता था वे क्या लेते हैं। वह हॉट कॉफ़ी विद आइसक्रीम ले आया। रुचि को आइसक्रीम पसंद थी। उसने कहा, जल्दी से खाओ नहीं तो पिघल जाएगी। सर्वेश की दिलचस्पी कॉफ़ी में थी। वह कॉफ़ी सिप करने लगा। तुम्हारी सबसे पक्की दोस्त कौन है रुचि? सर्वेश ने पूछा। तुरंत जवाब देने के बजाय रुचि सोचने लगी। जिक्स, दम्मी, कारी कोई नहीं। पक्की सहेली वह होती है जिसके नाम का फ्रेंडशिप बैंड पहना जाए, जिसे रात बिरात कभी भी जगाया जाए, जिसे अपने पेट की कच्ची पक्की बताई जाए। किसको कहे वह अपनी दांत काटी दोस्त। उसके मुंह से निकला, सबसे पक्के तो आजकल तुम ही हो। आजकल मतलब परसों कोई और था क्या? नहीं, इधर कई बरसों से मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम अपने एक्स से मिलती हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम अपनी एक्स से मिलते हो? मैं कैसे मिल सकता हूँ? वह अमृतसर में रहती है, मैं यहाँ मुंबई में हूँ। तुम्हारी एक्स टेलीफोन एक्सचेंज में है, यानी उसके हाथ की सभी लाइनें खुली हैं। पर मैंने अपनी सभी लाइनें बंद कर रखी हैं। तुम्हारे सिवा मेरा मोबाइल नंबर किसी के पास न होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मीडिया में हो, वहाँ संवाद के बिना काम कैसे चल सकता है? कामकाज के लिए हमारे अलग नंबर होते हैं। अपने बेटे के साथ तो बातचीत होती होगी। रुचि ने सावधानी से प्रसंग फिर उठाया। हाँ नहीं, इधर 9-10 महीनों से नहीं हुई। मंजीत ने अंश के दिमाग की इतनी धुलाई कर डाली है कि वह मुझे दानव मानता है। बोलचाल एकदम बंद है? रुचि ने पूछा। सालगिरह पर ग्रीटिंग कार्ड के लेन देन को क्या कहोगी? रुचि शर्मा के मन में बड़े तीखेपन से चुभ गया कि उसका तो अपने बेटे गगन से ग्रीटिंग कार्ड का भी आदान प्रदान नहीं है। बस जब पिता पुत्र को आर्थिक कष्ट होता है तब उसके आगे चले आते हैं।
ऐसे मौक़ों पर वह चिल्लाना चाहती है, चले जाओ, भाड़ में जाओ तुम लोग, मैंने क्या तुम्हारा जीवन भर का ठेका ले रखा है। लेकिन अपनी बदनामी के डर से वह चुप लगा लेती है। वह नहीं चाहती उसे लेकर भूली बिसरी दास्तानें सामने आएं। उसकी छवि एक समझदार, परिवार प्रेमी, प्रफुल्ल चित्त गृहिणी की है। निर्देशक के अनुसार उसकी छवि ही इनके कार्यक्रम की यूएसपी है, जिसके बल पर उन्हें देश के शीर्ष औद्योगिक घराने विज्ञापन देते हैं। इतवार की इस निठल्ली दोपहर रुचि का मन हुआ सर्वेश से वह उसके परिवार के विषय में और बातें करे, लेकिन सर्वेश ने जैसे मुंह पर 7 लीवर का ताला जड़ लिया था। रुचि उठकर चल देने को तत्पर हुई। सर्वेश ने उसकी हथेली दबाकर रोका, अभी नहीं। उन्होंने फिर से कॉफ़ी पी। सर्वेश ने बेहिसाब सिगरेटें भी फूंकी। उसने धुएं के बादल में से जैसे कहा, मुझे अतीत से, अतीत जीवियों से चिढ़ है। मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ। रुचि, तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम मेरा वर्तमान हो। अतीत एक मरा हुआ बोझ है। इस बोझ को फेंक क्यों नहीं देते? मुझसे कह रही हो? क्या यह मुमकिन है? क्या तुमने अपना अतीत फेंक दिया है उतार कर, या वह आज भी लदा हुआ है तुम्हारी पीठ पर? कोई राह तो निकालनी होगी। बिल्कुल ठीक। आज इतवार की दोपहर हम अपना अमूल्य समय खराब कर रहे हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। अच्छा तो यह हो मेरे नहीं तो तुम्हारे कमरे पर चलकर इसका सदुपयोग करें। रुचि सन्न रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सर्वेश इतने सपाट, चपटे और संवेदनाहीन शब्दों में उसके पास आने की पेशकश करेगा। उसने मान की स्थिति में कहा, मेरा कमरा हर किसी का प्रवेश बर्दाश्त नहीं करता। वहाँ सिर्फ मेरे शो से जुड़े यूनिट के लोग या मेरे दोस्त आ सकती हैं। यूनिट के लोग तुम्हारे सगे हैं, मैं नहीं। गलत मत बोलो, उनसे मेरा कामकाज का रिश्ता है। मुझे आम से खास बनने के लिए क्या करना होगा? क्या मैं टाइयों का सेहरा पहनकर तुम्हारे दरवाजे पर खटखट करूं? नहीं, तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अकेले रहते रहते तुम्हारे जज्बातों पर काफ़ी जंग चढ़ गई है। तुम क्या दुकेली रहती हो? नहीं, पर लड़कियां कुदरती तौर पर कोमल होती हैं। बैठी रहो अपनी कोमलता लेकर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। सर्वेश उठ खड़ा हुआ। रुचि भी बाहर आकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। उसने सोचा चलते वक्त सर्वेश उससे बाय कहकर या हाथ हिलाकर विदा लेगा। सर्वेश दूसरी दिशा में गाड़ी घुमाकर निकल गया। अभी दिन के सिर्फ 4 बजे थे और अकेले घर में रुचि के सामने पूरी शाम पड़ी थी। दीवान पर बहुत सी किताबें और पत्रिकाएं फैली पड़ी थी। रुचि ने उनमें से व्हाट्स कुकिंग और हैप्पी होम उठाई और बिस्तर पर जा लेटी। उसने पन्ने पलटे पर मन नहीं लगा। हल्का सा अफसोस हुआ सर्वेश के नाराज़ होने का। ऐसा लगा कि उसका पौरुष चोट खा गया, लेकिन उसका प्रस्ताव ही ऐसा था। अगर रुचि प्रतिवाद न करती, इसका अर्थ यह होता कि कोई भी कभी भी उसके कमरे का और खुद उसका इस्तेमाल कर सकता है। अकेली रहने वाली लड़कियां भयंकर असुरक्षा बोध से घिरी रहती हैं। कहने को इमारत में 2 सुरक्षाकर्मी हरदम तैनात रहते हैं। सीढ़ियों और लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। प्रवेश द्वार पर रखा इंटरकॉम इमारत के सभी फ्लैटों से जुड़ा हुआ है, पर ये समस्त प्रबंध अनजाने, अचिन्हे आगंतुक पर कारगर हैं। जो आगंतुक सहमति से अंदर आएगा, उसकी जिम्मेदारी रुचि के सिवा और किसकी होगी? विक्टोरिया चेम्बर्स में तो नहीं, लेकिन पास ही ओशिवरा के अन्य मकानों में 2-1 वारदातें हो चुकी थीं, जिनमें घर की मालकिन मृत पाई गई। दोनों ही वारदातों की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि हत्यारा मालकिन का पूर्व परिचित था और उसका उनके यहाँ पहले से आना जाना था। सवाल यह था कि शहर में अकेली जीने वाली लड़कियां आखिर क्या करें? वे कहाँ, किससे, किस हद तक सामाजिक संपर्क बनाएं? कामकाजी दुनिया में यह मुमकिन नहीं कि महिलाएं सिर्फ महिलाओं के संपर्क में रहें और पुरुष सिर्फ पुरुषों के। संपर्क कभी कभी सघन हो जाते हैं। क्या सभी संपर्कों के शीर्ष पर लड़कियां एक लाल बत्ती लगा दें? ऐसे में स्वाभाविक संवेगों का क्या होगा?
रुचि के मन में सवाल उठा, क्या 40 की उम्र में कोई महिला अपने को लड़की कह सकती है? साथ ही यह भी कि क्या 40 साल की लड़की प्रेम कर सकती है? उसका उदाहरण तो और भी विचित्र था, क्योंकि न वह अविवाहित थी न विवाहित। वह परित्यक्ता भी नहीं थी, क्योंकि पति ने उसे नहीं छोड़ा था, वही पति को छोड़ आई थी। तलाक की तकलीफदेह प्रक्रिया में 5 साल गुजर गए। जब समस्त बंधनों से आज़ाद हुई तो उसके माता पिता एक के पीछे एक चटपट गुजर गए। पहली बार जीवन में तब उसे एकाकीपन का मर्म समझ आया। तुम घर से निकलो और घर पर ताला लगाना पड़े, या घर लौटो तो ताले का काला मुंह देखना पड़े, कितनी बड़ी सजा है यह। कहाँ उसके बाहर जाते समय मम्मी और पापा दोनों बालकनी में खड़े होकर हाथ हिलाते थे, कहाँ उसके घर की बालकनी समेत समस्त ओनों कोनों में चिड़ियों और कबूतरों ने घोंसले बना लिए। उसे इस घर से इतनी दहशत हुई कि उसने बहुत जल्द उसे खाली कर यह ओशिवरा वाला मकान ले लिया। अब यहाँ की चुप्पी भी चिकोटी काटने लगी थी। बाकी फ्लैटों से हा हा ही की आवाज़ें आती, लिफ्ट से लोग निकलते और अलग अलग नंबरों के फ्लैटों में जाते। रुचि के फ्लैट में सिर्फ उसके काम से जुड़े लोग आते। लड़कियों से दोस्ती विकसित करने के लिए ढेर सा समय चाहिए था, जो उसके पास एकदम नहीं था। दोस्त आती और उसकी मसरूफियत देखकर विदा हो जाती। किसी से बहुत निकटता नहीं थी। तमाम शोहरत, शोमैनशिप और शाबाशी के बावजूद रुचि के मन में एक सन्नाटा था, जिसे फिर से पुरुष सानिध्य की प्रतीक्षा थी। मौजूदा दौर में ऐसी बहुत लड़कियां थीं जिनकी एक शादी असफल रही मगर दूसरी सफल। सेकेंड टाइम लकी कॉलम अब वैवाहिक विज्ञापनों वाले अखबारी पृष्ठ का एक स्थायी स्तंभ था। रुचि उसे बड़े ध्यान से पढ़ती। उसने जीवनसाथी.com पर एक अन्य नाम पते से अपना विवरण डाला हुआ था। उसमें 1-2 प्रत्याशियों ने उत्तर दिया। वे अपने शब्द चयन और अंदाज में रुचि को काफ़ी उथले लगे। उसने उन दोनों को डिलीट कर डाला। 40 साल की लड़की का अकेलापन 24 साल की लड़की के अकेलेपन से नितांत भिन्न होता है। 40वां जन्मदिन आते आते लड़की के मित्र संसार में गिने चुने नाम बच जाते हैं। सहेलियों की संख्या सीमित हो जाती है, दोस्तों की उनसे भी विरल। 40 साल की लड़की जब विवाह के बारे में सोचती है, उसे अपने आसपास की तमाम कायनात ब्याही हुई मिलती हैं। उसकी उम्र के सभी लड़के विवाहित होते हैं और लड़कियां 1-2 बच्चों की माँ। 40 साल की लड़की अपने जीवन के पिछले 5 सालों पर नज़र डालती है तो पाती है उसने उन वर्षों में खूब काम किया, नाम किया, धन और यश कमाया, बस मोहब्बत के खाते में बड़ा सांडा पाया उसने। वह आगामी 10 वर्षों के समय पर नज़र डालती है तो थर्रा उठती है। ऐसे में जो उपलब्ध है वही श्रेष्ठ का सिद्धांत मजबूरन सामने रखना पड़ता है। यह पता होता है कि प्रस्तुत व्यक्ति आदर्श नहीं, किंतु दिल दिमाग सब गलत सिग्नल देते हैं। कई दिनों तक रुचि का व्हाट्सएप का इनबॉक्स सर्वेश के नाम पर खाली रहा। इस फोनाचार की वह अभ्यस्त हो गई थी। वह बार बार फ़ोन हाथ में लेती, माई ऐप्स पर क्लिक करती, निराशा हाथ लगती। आखिरकार सन्नाटे से घबरा कर एक दिन उसी ने पहल की, क्या बहुत व्यस्त हो गए हो? फौरन जवाब आया, अस्त व्यस्त हूँ, पस्त हूँ। क्या हुआ? बेटा खो बैठा मैं। ओ नो, ऐसा कैसे? उसकी माँ ने रोका नहीं, ड्रग्स लेता था, एक शाम ज़्यादा ले ली। उफ, मैं आती हूँ जल्द। रुचि को तत्काल अपने बेटे गगन का ख्याल आया। कल को वह भी ड्रग्स लेने लगे तो उसे रोकने वाला कोई न होगा, क्योंकि उसका पिता प्रभाकर शर्मा तो खुद ऐबी है। सारे सिरदर्द के बावजूद सर्वेश और रुचि अपने बच्चों से जुड़े हुए थे। तलाक पति पत्नी का हुआ था, पिता पुत्र या माँ बेटे का नहीं। वहाँ तनाव था पर तर्क के ताल्लुकात नहीं था। अब तक अपनी हर परेशानी अंश अपने डैड से बांटता था, लेकिन उसने अपनी नशाखोरी की लत की उन्हें कोई भनक नहीं लगने दी।